अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये इक्विलिब्रियम की 6वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम कंसिडर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने एक्सटेंट तक, यानी कितना मैग्नीट्यूड होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जिससे पता चलेगा कि रिएक्शन कितना हुआ है, कितना हम एक्सटेंट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमको ना आइडिया मिल जाता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, आइडिया ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना एक्सटेंट तक रिएक्शन हुआ है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें 3 केस बनते हैं। ठीक है, इसमें पहला केस ये होता है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी हो 10 की पावर 3 से, यानी कि 1000 से अगर वैल्यू बड़ी होती है, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड की तरफ जाने लगता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होता है या फेवर्ड होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मच ग्रेटर होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमको 10 की पावर 3 से ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसमें हाइड्रोजन गैस को अगर हम रिएक्शन कराएं ब्रोमीन से, ठीक है, Br2 गैस के फॉर्म में, तो हमको क्या मिलता है। अच्छा, ये रिएक्शन 300 केल्विन टेम्परेचर पर होता है तो हमको मिल जाता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। यहाँ पर जो Kc है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Keq भी लिख सकते हैं, कि वैल्यू आती है, वो आती है 5.4 इंटू 10 की पावर 18। इससे ये 3000 10 की पावर 3 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HBr जो होगी हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी H2 और Br2 के कंसंट्रेशन से। ठीक है, या फिर अगर दूसरा केस है जहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 3 के बीच में होता है। ठीक है, 10 की पावर -3 से लेके इसकी वैल्यू 10 टू पावर 3 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की लगभग बराबर हो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लगभग क्या हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। तो ऐसे केस में हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू मिलती है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 3 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लगभग सेम होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हाइड्रो आयोडोडिक एसिड बनती है गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट होता है वो लगभग 57.0 आता है। ठीक है, 57.0। ये रिएक्शन जो है ना 700 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। तो हमको क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया। अब इस रेंज के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा केस आता है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम हो। ठीक है, 10 की पावर -3 से अगर कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी प्रोडक्ट से। सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड फेवर होगा या बैकवर्ड प्रोसीड होगा। ठीक है, तो हमको इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर, तो हमको क्या मिलता है, NO मिल जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो इस केस में हमको जो Keq की वैल्यू मिलती है
वो क्या मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है वो 4.8 इंटू 10⁻31 मिलती है। ठीक है, तो हमको इक्विलिब्रियम से हमको ये पता चल रहा है ना कि बेसिकली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से गेस कर सकते हैं कि किस तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या किस एक्सटेंट तक जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड जा रहा है या प्रोडक्ट साइड जा रहा है या फिर दोनों का लगभग बराबर कंसंट्रेशन हो। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ज़्यादा हो 10⁻³ से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो 10⁻³ से तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10⁻³ से लेके 10⁻³ तक के बीच में हो तो ऐसे में दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होगी और दो इक्विलिब्रियम अचीव रहेगा। ठीक है, इस केस में हमको फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, बैकवर्ड रिएक्शन में हमको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा मिलेगा, और इस केस में दोनों के कंसंट्रेशन लगभग सेम मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों हमको अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलती है। तो ये होता है हमारा पहला एप्लीकेशन जिससे हमने प्रिडिक्ट किया कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हुआ। ठीक है, कितना होगा। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो होती है वो प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन होती है। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे हम लोग पता करेंगे कि किस तरफ रिएक्शन जा रहा है, बैकवर्ड साइड जा रहा है या फॉरवर्ड साइड जा रहा है या प्रोडक्ट साइड जा रहा है या रिएक्टेंट साइड जा रहा है। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन जिसमें Na प्लस Mb इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, XC और YD कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे NMXY जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ABCD जो है रिएक्टेंट्स को। ठीक है, तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कोई ऐसी स्टेज जिसमें हम मान लेते हैं कोई एक अलग स्टेज जो इक्विलिब्रियम ना हो, मतलब ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग जब इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हमको K के बजाय हम वहाँ पे लिखते हैं Q। इस Q को बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, इस Q को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट बेसिकली जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना K प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये कब करते थे, इक्विलिब्रियम पे करते थे। कोई दूसरी स्टेट अगर आए, कोई दूसरी स्टेज हो इक्विलिब्रियम के अलावा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो Q जो हो C⁻x D⁻y अपॉन A⁻n और B⁻m इस तरह से निकाला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 सिनेरियो बनता है अगर हम कंपेयर करें Q को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो पहला सिनेरियो ये है कि अगर Q जो हो बराबर हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, रिएक्शन कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, मतलब दोनों तरफ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कहाँ जा रहा होगा, वो बैकवर्ड जा रहा होगा। ठीक है ना, वो बैकवर्ड प्रोसीड हो रहा होगा ताकि इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। ठीक है, और अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा होगा, और फॉरवर्ड प्रोसीड होता रहेगा तब तक जब तक कि Q और KEQ बराबर ना हो जाए ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, Q की वैल्यू कम हुई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, और दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। तो इससे हम लोग डायरेक्शन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं किसी भी स्टेज पर कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए पहले उन स्टेप्स को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है उसको बैलेंस्ड करके लिखना है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होता है इसके बाद, बैलेंस स्टेप लिखने के बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x अमाउंट जो सब रिएक्टेंट है वो रिएक्ट किया है, x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम के बाद इतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म
तो एक्स अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट होगा उतना रिएक्ट किया है और उतना ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है, क्योंकि वही तो ख़त्म होता है फिर प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हर रिएक्टेंट और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, ठीक है, फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे और हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर स्टेप 4 में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फॉर Kp या फिर Kc, मतलब बेसिकली एक्टिव मास जिस टर्म्स में दिया हो उस टर्म्स के हिसाब से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे। और उसके बाद फिर हमने जो वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट x, ठीक है। देन उसके बाद छठवें स्टेप में हम लोग Kp एंड Kc, यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्टिव मास हो या मोलैरिटी के टर्म्स में एक्टिव मास हो तो उसके हिसाब से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें A + B रिएक्ट कर रहा है जिससे C + D बन रहा है। इमेजिन कर लेते हैं कि ये 2 मोल्स है और ये 2 मोल्स है, ठीक। ऐसे हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली हमने अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A है और इसकी क्या है, B है। तो इसकी क्या होगी, 0 और 0 होगी क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद मान लेते हैं कि x अमाउंट रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। तो A - x करेंगे, लेकिन क्योंकि ये 2 मोल्स है ना, तो एक मोल से x निकला, दूसरे मोल से दूसरा x, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से B है तो हम सपोज कर लेते हैं ये भी x रिएक्ट किया, ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों तरफ रेट इक्वल होगा, तो यहाँ पर x फॉर्म भी तो हो जाएगा C, ठीक है, और D भी x फॉर्म होगा। लेकिन क्योंकि 2 मोल ऑफ D है तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2x लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर एक्टिव मास जो है हमारा, एक्टिव मास जो है वो अगर मोलैरिटी के टर्म्स में हो तो हम यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वो Kc, और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हो तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होगा तो हम उसको Kp लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं इसलिए हम Keq लिख लेते हैं। बेसिकली Keq का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, तो सारे को जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है उसको पावर में ले जाते हैं तो एक स्क्वायर हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे A की वैल्यू क्या हो रही है, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू, उसको हम लोग पुट करते हैं, यानी कि इक्वेशन लिख लिया। अब हम लोग स्टेप 5 पे आ गए, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो C की वैल्यू x हो गई, D की वैल्यू 2x हो गई, क्योंकि इसके स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, A स्क्वायर है तो A - 2x का स्क्वायर, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है और ये क्लास 11 क्लास 12 दोनों में और कंपटीशन पर्पज़ में भी बड़ी काम आती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवाइज़ करें और कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।